हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आवर जुलाई करंट अफेयर्स सीरीज़। इसमें हम पर्टिकुलरली सिर्फ एक एडिटोरियल को एक लेक्चर में कवर करते हैं। यू कैन, अगर आपको टाइम की कमी लग रही हो तो यू कैन जस्ट स्पीड अप द वीडियो एंड लिसन टू इट। इसमें हम टॉपिक को होलिस्टिकली कवर करने की कोशिश करते हैं। एनीवेज, न्यूज़ क्या है? रिसेंटली इंडिया और इंडोनेशिया ने स्ट्रेटेजिक डिफेंस कॉपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाया है बाय सिग्नलिंग अ डील फॉर सप्लाई ऑफ अस्त्र MK1 मिसाइल। ठीक है, दिस इज़ द न्यूज़। ये आपके प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है। इस न्यूज़ का सिग्निफिकेंस क्या है? ये सिर्फ एक मिसाइल बेचने का एग्रीमेंट नहीं है, ये दिखाता है कि इंडिया ग्रेजुअली डिफेंस इम्पोर्टर से डिफेंस एक्सपोर्टर बन रहा है। पहले इंडिया ज़्यादातर डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो रशिया, फ्रांस, इज़राइल, USA जैसे कंट्रीज़ से इम्पोर्ट करता था, बट अब इंडिया एडवांस मिसाइल बना रहा है और दूसरे कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर रहा है। ये डायरेक्टली जो है इंडिया के आत्मनिर्भर भारत, इंडिया के मेक इन इंडिया, डिफेंस एक्सपोर्ट पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी और इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन को कॉम्प्लीमेंट करता है। यूपीएससी में डिफेंस इंडिजिनाइजेशन, डिफेंस एक्सपोर्ट्स, इंडिया इंडोनेशिया रिलेशन और नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। व्हाट इज़ अस्त्र MK1? ये जो हमने डील साइन की है, इट रिवॉल्व्स अराउंड अस्त्र MK1। व्हाट इज़ अस्त्र MK1? ठीक है, एक सिंपल लाइन में अस्त्र MK1 इज एन इंडिजीनियस बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। इट इज इंडिजीनियसली डेवलप्ड बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। अब इस सेंटेंस में एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से हम समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले इंडिजीनियस का क्या मतलब होता है? डिज़ाइन और डेवलप्ड इन इंडिया, इंडिजिनियस। ठीक है, इस मिसाइल को किसी फॉरेन कंट्री ने डिज़ाइन नहीं किया है, इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया ने किया है, इसलिए इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र या फॉरेन परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके एडवांटेज हैं स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस। वॉर के टाइम अगर कोई फॉरेन कंट्री सप्लाई रोक दे तो भी इंडिया डिपेंडेंट नहीं रहेगा। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इंडियन साइंटिस्ट एडवांस मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है इससे, इंडियन जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको बूस्ट मिलता है, फॉरेन एक्सचेंज सेविंग होती है, इंपोर्ट का जो खर्चा है वो हमारा कम होता है और ऑफ कोर्स हम एक्सपोर्ट करके कमा भी सकते हैं। ठीक है, पहला हमने देख लिया इंडिजिनियस का क्या मतलब होता है। बियॉन्ड विजुअल रेंज का क्या मतलब होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पहले समझते हैं विजुअल रेंज क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि विजुअल रेंज क्या होता है, विजुअल रेंज का क्या मतलब होता है। तो पायलट अपनी आंखों से एनिमी एयरक्राफ्ट देख सकता है। सपोज वेदर क्लियर है, पायलट मैक्सिमम 8 to 15 किलोमीटर विजुअली एयरक्राफ्ट को देख सकता है। लेकिन अगर उसे अटैक करना होगा तो मिसाइल जो है उसको बहुत पास जाना पड़ेगा, उसके एनिमी के, फिर वो अटैक कर सकती है, विजुअल रेंज में आना पड़ेगा। ये डेंजरस हो सकता है, इसलिए बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स जो हैं वो काम करती हैं। इस मिसाइल की वजह से पायलट को एनिमी एयरक्राफ्ट देखना भी नहीं पड़ता, रेडार जो है वो टारगेट डिटेक्ट कर लेगा और मिसाइल लॉन्च होगी और मिसाइल एनिमी एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करेगी। पायलट और एनिमी एक दूसरे को आंखों से देखे बिना फिर भी अटैक पॉसिबल हो सकता है, इसी वजह से इसे कहते हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। ठीक है, अब एयर टू एयर देख लेते हैं। बियॉन्ड विजुअल रेंज हमने समझ लिया, एयर टू एयर का क्या मतलब होता है। मिसाइल लॉन्च होती है एयरक्राफ्ट से, टारगेट करती है दूसरे एयरक्राफ्ट को। ये लैंड टारगेट को हिट नहीं करती है, ना शिप्स को हिट करती है, सिर्फ एयरबॉर्न टारगेट्स को हिट करती है, जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट्स हो गए, बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स हो गए ना, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। ओके, now it has been developed by DRDO, which is Defense Research and Development Organization. DRDO इंडिया का प्रीमियर जो है डिफेंस रिसर्च एजेंसी है, which was established in 1958 under the Ministry of Defense. ये मिसाइल, रेडार, टैंक्स, यूएवीज, कॉम्बैट व्हीकल्स वगैरह है, इन सबको डेवलप करता है। अस्त्रा भी डीआरडीओ की इंडिजिनियस मिसाइल फैमिली का ही पार्ट है। डीआरडीओ हैज़ डेवलप्ड अस्त्रा। ठीक है, ओके। The missile will be integrated with both Indian Air Force and Indian Navy. ये जो मिसाइल है ये इंडियन एयरफोर्स के साथ साथ में इंडियन नेवी के साथ में भी इंटीग्रेटेड होगी। ठीक है, क्योंकि इंडियन नेवी के जो फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं वो भी जो है मिसाइल कैरी करेंगे। क्यों? क्योंकि इंडियन नेवी को भी एनिमी एयरक्राफ्ट से अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए इट विल बी इंटीग्रेटेड विद बोथ इंडियन एयरफोर्स एज वेल एज इंडियन
नेवी, ठीक है। अब थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं, अस्त्र के बारे में पढ़ते हैं। संस्कृत में अस्त्र का मतलब होता है वेपन, थ्रो और लॉन्च, ठीक है। अनलाइक अ स्वॉर्ड और शास्त्र, अस्त्र इज लॉन्च्ड फ्रॉम डिस्टेंस, है ना। जैसे स्वॉर्ड हो गई, उसको तो आप हाथ पे पकड़ के अटैक करें, अस्त्र जो है वो दूर से लॉन्च होता है, एक डिस्टेंस से लॉन्च होता है। इसलिए जो मिसाइल का नाम है, आई थिंक इट्स वेरी एप्ट, अस्त्र, ठीक है। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल होती है, ये हमने देखा कि बियॉन्ड विजुअल रेंज का क्या मतलब होता है, एयर टू एयर का क्या मतलब होता है, ये हमने देखा, ठीक है। अब इसकी रेंज देखते हैं MK1 की, विच इज़ माक 1 की क्या रेंज है, 80 टू 110 किलोमीटर्स की रेंज है। वेयर इज इट, यस, ओके, 80 टू 110 किलोमीटर्स की रेंज है। रेंज का मतलब होता है कि मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ तक मिसाइल जो है वो एयरक्राफ्ट को एंगेज कर सकती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं 80 भी बोल रही हूँ, 110 भी बोल रही हूँ, तो 80 है कि 110 है, दोनों में से क्या सही है या फिर कौन-सा गलत है? तो दोनों ही सही हैं, क्योंकि मिसाइल की रेंज जो होती है वो फिक्स नहीं होती, है ना? रेंज बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे ऑल्टीट्यूड कितना है एयरक्राफ्ट का, एनिमी किस डायरेक्शन में जा रहा है, लॉन्च स्पीड कितनी है, हेड ऑन एंगेजमेंट है या टेल चेज़ कर रहे हैं हम, है ना? एयर डेंसिटी कितनी है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पे जो मैक्सिमम रेंज है वो डिपेंड करती है। तो 80 भी हो सकता है, समटाइम्स इट कैन गो अप टू 110 एज़ वेल, ठीक है। हेड ऑन अटैक में इफेक्टिव रेंज जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, टेल चेज़ में कम होती है क्योंकि एनीवे वो थोड़ा और आगे भाग रहा है, ठीक है। मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड जो है अस्त्र का वो 20 किलोमीटर्स का है, मतलब मिसाइल किस मैक्सिमम हाइट तक इफेक्टिवली ऑपरेट कर सकती है, दैट इज़ 20 किलोमीटर, ठीक है। ये हाई ऑल्टीट्यूड फाइटर एयरक्राफ्ट को भी इंटरसेप्ट कर सकती है। जो नॉर्मली कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स होते हैं वो 10 टू 12 किलोमीटर पर फ्लाई करते हैं, लेकिन जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स होते हैं उससे भी हायर एल्टीट्यूड जो है अचीव कर सकते हैं, ठीक है। इसका स्पीड है 4.5, ध्यान रहे हम माक 1 की बात कर रहे हैं, अस्त्र माक 1 की, ठीक है। इसकी स्पीड है 4.5, मैक 4.5। मैक 1 क्या होता है? मैक 1 इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ साउंड, सॉरी, स्पीड ऑफ साउंड। तो ये 4.5 मतलब स्पीड ऑफ साउंड से 4.5 गुना और ज़्यादा फ़ास्ट है। मतलब इट इज़ 4.5 टाइम्स फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है? इतनी स्पीड पर एनिमी एयरक्राफ्ट के पास रिएक्ट करने के लिए बहुत कम टाइम होता है, और ये मिसाइल इंटरसेप्शन को एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट बना देता है कि उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे, और एनिमी का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो भी कम हो जाता है, ठीक है? अगर इसके प्रोपल्शन की बात करें तो ये सिंगल पल्स स्मोकलेस सॉलिड फ्यूल मोटर है। इसको हर एक वर्ड को आराम से पढ़ेंगे, ठीक है? ओके। तो एक सिंगल पल्स स्मोकलेस सॉलिड फ्यूल मोटर जो यूज़ करते हैं। अब इस सेंटेंस को तोड़ते हैं। प्रोपल्शन का मतलब क्या होता है? मिसाइल को आगे कौन पुश करता है? आंसर है कि रॉकेट मोटर पुश करता है ना? जैसे कार इंजन से चलती है, वैसे ही मिसाइल जो है वो रॉकेट से चलती है, वी ऑल नो इट। सॉलिड फ्यूल इसमें यूज़ हुआ है। फ्यूल जो है वो ऑलरेडी मिसाइल के अंदर होता है, और लिक्विड फ्यूल की तरह लॉन्च से पहले फिल नहीं करना पड़ता। इससे एडवांटेज क्या होता है कि आसानी से स्टोर कर सकते हैं, लॉन्च भी फास्ट हो सकता है, मेंटेनेंस कम करना पड़ता है, रिलायबिलिटी ज़्यादा है और हैंडलिंग थोड़ी कंपैरेटिवली सेफ रहती है। स्मोकलेस मोटर का क्या मतलब है और क्या सिग्निफिकेंस है? ओल्ड मिसाइल जो लॉन्च होते थे उनमें बड़ा स्मोक ट्रेल वो जो है वो छोड़ते थे। एनिमी ईज़िली देख लेता था कि स्मोकलेस मोटर एनिमी ईज़िली उनको देख लेता था। अब स्मोकलेस मोटर्स में क्या होता है कि बहुत कम स्मोक जो है वो प्रोड्यूस होती है। एडवांटेज इसका ये है कि एनिमी जो है वो डिटेक्ट आसानी से कर नहीं पाता, और स्टेल्थ जो है वो हमारी इम्प्रूव होती है, ठीक है? सिंगल पल्स का क्या मतलब है? रॉकेट मोटर कितनी बार इग्नाइट होती है? तो सिंगल पल्स मतलब एक ही बार इग्नाइट होती है और कंटिन्यूअसली बर्न करती रहती है। वन्स द फ्यूल गेट्स ओवर देन मोटर गेट्स ऑफ। ये है सिंगल पल्स का मतलब, कि बार-बार उसको इग्नाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बहुत सिंपल और रिलायबल डिज़ाइन है। ओके? फिर गाइडेंस सिस्टम पे आते हैं। व्हाट इज़ द गाइडेंस सिस्टम? इधर आई थिंक वी हैव इट। बियॉन्ड विजुअल रेंज हमने अच्छे से देख लिया है कि बियॉन्ड विजुअल रेंज क्या होता है। एनीवेज़ अ, हम थोड़ा-सा गाइडेंस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। आई डोंट नो वेयर इट इज़ इन द नोट्स, बट एनीवेज़ मैं आपको बता देती हूँ। गाइडेंस सिस्टम मिलाई मिसाइल का सबसे इंटेलिजेंट पार्ट होता है, और मिसाइल को पता कैसे चलेगा कि एनिमी एयरक्राफ्ट कहाँ है ना? तो ये इसके लिए हम जो है गाइडेंस सिस्टम यूज़ करते हैं। अस्त्र जो है वो 3 स्टेजेस यूज़ करता है। 3 स्टेज होती हैं गाइडेंस सिस्टम की।
सबसे पहली जो स्टेज होती है इट इज़ इनर्शियल गाइडेंस, इट इज़ इनर्शियल गाइडेंस, ठीक है? इनर्शियल गाइडेंस होता है। इसमें क्या होता है, लॉन्च के इमीडिएटली बाद मिसाइल अपने सेंसर्स की हेल्प से फ्लाई करती है और ये सेंसर्स कंटिन्यूअसली कैलकुलेट करते रहते हैं कि मैं कहाँ हूँ, मतलब मिसाइल कहाँ है, कितनी स्पीड है और किस डायरेक्शन में जा रही है। जीपीएस की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए एनिमी जीपीएस जैम भी करे तो भी मिसाइल जो है वो कंटिन्यू रहेगी। दिस इज़ द स्टेज 1। स्टेज 2 में क्या होता है, मिड कोर्स अपडेट, मिड कोर्स अपडेट, ओके। मिड कोर्स अपडेट, एनिमी एयरक्राफ्ट कंटिन्यूअसली मूव करता है, अगर मिसाइल सिर्फ इनिशियल पोजीशन पर जाए तो टारगेट मिस हो जाएगा, इसलिए लॉन्चिंग जो फायर एयरक्राफ्ट है वो रडार से कंटिन्यूअसली टारगेट को ट्रैक करता रहता है और मिसाइल को अपडेट लोकेशन भेजता रहता है। इसी प्रोसेस को हम मिड कोर्स अपडेट कहते हैं, इससे मिसाइल कंटिन्यूअसली करेक्ट डायरेक्शन में रहती है। फिर देयर इज दिस स्टेज थ्री इज टर्मिनल एक्टिव रडार होमिंग, इट इज टर्मिनल एक्टिव रडार होमिंग। इसका क्या मतलब है, ये सबसे इम्पोर्टेंट फेज़ है, जब मिसाइल टारगेट के पास पहुंचती है तब मिसाइल का अपना रडार सीकर ऑन हो जाता है और अब लॉन्चिंग एयरक्राफ्ट की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती। मिसाइल खुद जो है वो टारगेट सर्च कर लेती है, टारगेट को लॉक कर लेती है, टारगेट को ट्रैक करती है और देन इट इम्पैक्ट्स। इसी वजह से टर्मिनल फेज़ में फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी के रूप में भी इसको समझा जाता है। दिस इज़ फायर एंड फॉरगेट, कि मिसाइल जो है अब खुद सँभाल लेगी। फायर एंड फॉरगेट, ठीक है? गाइडेंस फ्लो देखा हमने, लॉन्च किया, फिर इनर्शियल गाइडेंस आया, फिर मिड कोर्स अपडेट आया, फिर ऑन जो उसका खुद का रडार है वो ऑन हो जाएगा, टारगेट को लॉक करेगा, इट डिस्ट्रॉयज़ द एनिमी एयरक्राफ्ट एंड देन इट्स डन। सो दिस इज़ द गाइडेंस सिस्टम, 3 स्टेज में यूज़ होता है, ये हमने देखा। अब हम अस्त्र MK2 की बात करते हैं। हमने देख लिया 18 टू 110 रेंज एंड वी हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ठीक है? Guidance system also we have done. Let's just move on to अस्त्र MK2. What is this? अस्त्र MK2, ठीक है। अब हमने देखा था कि अस्त्र MK1 की जो रेंज है इट वाज 80 टू 110। 80 और 110 कौन सा सही है हमने देखा था, क्यों दोनों सही हैं ये भी हमने देखा था, क्या-क्या रीज़न है जिसकी वजह से जो मैक्सिमम रेंज है वो इफ़ेक्ट होती है वो भी हमने देखा था। MK2 थोड़ा एडवांस वर्ज़न है, थोड़ा और इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है और ऑलमोस्ट हर मिसाइल का जो है एक नेक्स्ट जनरेशन वर्ज़न आता है व्हिच इज़ एडवांस्ड देन द प्रीवियस वन। तो MK2 भी ऑफ कोर्स जो MK1 है उससे थोड़ा एडवांस्ड होगा। पहला इसका जो मेजर इम्प्रूवमेंट है व्हिच इज़ द मैक्सिमम रेंज। जैसे जो हमारी अस्त्र MK1 था वो 80 टू 110 था, MK2 हमारा 200 किलोमीटर जो है उसका मैक्सिमम रेंज है और सिर्फ रेंज ही नहीं, उसके साथ-साथ में इट हैज़ बेटर सीकर्स, इट हैज़ इम्प्रूव्ड प्रोपल्शन, इट हैज़ लार्जर नो एस्केप ज़ोन, बेटर रेजिस्टेंस है अगेंस्ट द इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग एंड ये जो है एडवांस तरीके से एनिमी एयरक्राफ्ट के साथ में इट कैन एंगेज। ओके, तो ये इंडियन एयर फोर्स को और भी पहले अटैक करने की कैपेबिलिटी देगा, ठीक है? किन-किन जो एयरक्राफ्ट है उनके साथ में ये इंटीग्रेट कर सकते हैं, किन-किन एयरक्राफ्ट के साथ में इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो आई विल जस्ट साइड में हम वी कैन डिस्कस दिस एनीवेज़ ओके, तो साइड में विल डिस्कस दिस ये जो है फिलहाल के लिए सुखोई 30 MK1 के साथ में इट इज़ इंटीग्रेटेड। ये इंडियन एयर फोर्स का हेवी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है और अस्त्र MK1 का प्राइमरी लॉन्च प्लेटफ़ॉर्म माने जाते हैं। फ्यूचर में इसको LCA तेजस मार्क 1A और राफेल के साथ में भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। ओके, ठीक है। अब इसके क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं हमारे मेंस के लिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है मेंस के लिए। ये स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस अबाउट MK1, ठीक है? एंड दिस ट्रांसफर जो डील हमने की है विद द अदर कंट्री, उसका क्या इम्पोर्टेंस है वो सब हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे आत्मनिर्भर भारत को स्ट्रेंथन करेगा, है ना? डिपेंडेंस इम्पोर्टेड मिसाइल्स पे कम करेगा, ऑल्दो हमने ये डिस्कस कर लिया है लेकिन हम देख एक्सप्लिसिटली इसको देख लेते हैं। डिफेंस इंडिजिनाइज़ेशन, हमारी इंडिया की कैपेबिलिटी टू डिज़ाइन एडवांस मिसाइल सिस्टम उसको शोकेस कर रहा है, ठीक है? थर्ड डिफेंस एक्सपोर्ट, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हमारा इम्पोर्ट करने का खर्चा कम होगा और एक्सपोर्ट करने से हम कमाएँगे, ठीक है? एयर सुपीरियॉरिटी हमारी बढ़ेगी, हम एक एक्स्ट्रा एज, एक एडवांटेज पोज़ीशन में हो सकते हैं, ठीक है? स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम बाकी कंट्रीज़ के साथ में डील्स करेंगे, है ना? ट्रेड करेंगे तो उससे हमारा स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेसी जो है वो भी इम्प्रूव होगा। चैलेंजेस क्या-क्या हो सकते हैं?
कंटिन्यूअस अपग्रेड्स आर नीडेड टू काउंटर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट एंड एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। आज सिर्फ हम ही नहीं कर रहे हैं डिफेंस इंडिजनाइजेशन पे काम, बाकी कंट्रीज भी हैं जो डिफेंस में काफ़ी अच्छा कर रही हैं, तो हम उनको साथ में पेसअप करने के लिए एंड ऑल्सो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है वो और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोटेक्शन है वो सारी कंट्रीज जो हैं वो अपने जो भी एयरक्राफ्ट हैं, जो भी इक्विपमेंट्स वो बना रहे हैं उसमें सब में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हमको भी ज़रूरत है कि हम कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करते रहें। इंटीग्रेशन अक्रॉस मल्टीपल फाइटर जेट्स प्लेटफॉर्म इज टेक्निकली कॉम्प्लेक्स। हर तरीके के फाइटर जेट एयरक्राफ्ट के साथ में उनको इंटीग्रेट करना, मिसाइल को इंटीग्रेट करना इज टफ, क्योंकि हर किसी की जो टेक्निकलिटी होती है वो काफ़ी अलग होती है, तो दैट कैन बी चैलेंजिंग। उसके बाद में ग्लोबल कंपटीशन फ्रॉम एस्टैब्लिश्ड BVRAAM मैन्युफैक्चरर्स। ग्लोबल कंपटीशन, ये दिस इज बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। हाँ, वो हमने देखा कि बाकी कंट्रीज़ भी जो हैं वो डेवलप कर रही हैं, तो दैट्स दिस ग्लोबल कॉम्पिटिशन और हमको उसमें वी हैव टू बी इन दैट कॉम्पिटिशन एंड वी कांट जस्ट लैग बिहाइंड। Last is need for sustained investment in propulsion seekers and network centric warfare capabilities। हमको अपना कैपेबिलिटी जो बिल्डिंग है उसको और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, हमको अपने प्रोपल्शन सिस्टम, स्टेल्थ सिस्टम, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर इन सब पे ध्यान देना पड़ेगा, है ना? एंड देन वी कैन जस्ट अचीव पॉजिटिव रिजल्ट्स। ओके, ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हमने देखे, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया जो है डिफेंस इंडिजनाइजेशन पे फोकस करते हैं। डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर, पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट, वी हैव डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन, वी हैव DRDO लेड इंडिजिनस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओके, हमने पढ़ लिया दोनों अस्त्र MK1 MK2 के बारे में, ये सब हमने देख लिया। ओके, ठीक है। ये आपके प्रीलिम्स के जो है ये पॉइंटर्स हैं, यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड रिवाइज देम। Let's just practice this question. With reference to Astra Mk1 missile, consider the following statement. It is indigenously developed beyond visual range air-to-air missile. This, yes, absolutely correct. It has been developed by DRDO. Absolutely correct. It uses inertial guidance, mid-course update, and terminal active radar homing. Yes, it is correct. Three-stage guidance system use कर रहे थे. It is currently integrated with Sukhoi. Yes, absolutely correct. All the options are correct. ये आपका मेंस का क्वेश्चन है। इंडिजिनस मिसाइल सिस्टम आर सेंट्रल टू इंडियाज डिफेंस प्रिपेयर्डनेस एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। डिस्कस विद स्पेशल रेफरेंस टू द अस्त्र MK1 मिसाइल। एग्जामिन इट्स टेक्नोलॉजिकल फीचर, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस एंड कंट्रीब्यूशन टू डिफेंस इंडिजनाइजेशन एंड एक्सपोर्ट। तो ये क्वेश्चन है विच यू कैन प्रैक्टिस। अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से हेल्पफुल लगी हो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड या कीप लर्निंग।